हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ जयदीप आमेटा। मैं आपका फिज़िक्स फैकल्टी हूँ और अभी हम खड़े हैं सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी में इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस वापी। तो हम बात करेंगे सारी फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स में हमें 11th-12th में क्या क्या पढ़ना है। हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी लेवल से, जाएंगे आराम से जेईई नीट लेवल तक, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और ये सारी बातें उसमें होंगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि फिज़िक्स के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, फिर फिजिक्स डेली लाइफ में आप कहाँ देखते हैं और कैसे उसको हमें समझ सकते हैं, या उसके और क्या क्या वेरिएशन हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा क्या हो सकता है। जैसे आपने लिए बलून्स आपने देखे हवा भरने वाले। ठीक है, आपने 2 बलून्स लिए, एक बलून में हवा भरी, उसको बड़ा एकदम फुला दिया बढ़िया। दूसरा बलून लिया, उसमें कम हवा भरी, उसे छोटा फुलाया आपने। अब आपने क्या किया, इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ट्यूब मतलब जिसमें से स्ट्रॉ या ट्यूब जिसमें आप हवा आ जा सके उससे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कनेक्ट करने के बाद क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हवा किधर से किधर फ्लो करेगी, साइज पे क्या फर्क पड़ेगा दोनों की। मोस्ट कॉमन आंसर विल बी कि बड़े बलून से हवा छोटे बलून की तरफ फ्लो होगी। कब तक, जब तक कि दोनों की साइज बराबर ना हो जाए, है ना। लेकिन नहीं, फिजिक्स यहाँ एग्री नहीं करता। फिजिक्स ये कहता है इंटरेस्टिंगली कि जो हवा है वो छोटे वाले बलून से बड़े वाले बलून की तरफ फ्लो होगी। छोटा वाला बलून बिल्कुल रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा और बड़ा वाला बलून और बड़ा हो जाएगा। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। तो यही सारी बातें और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इसमें करने वाले हैं कि फिजिक्स में कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स बेसिकली बात करती है नेचर के लॉज के बारे में, कि नेचर में जो जो हम चीज़ें देखते हैं उनकी स्टडी हमने जब करी तो हमें कुछ बेसिक उसमें आइडेंटिटीज़ मिली, कुछ लॉज मिले जो सभी जगह वैलिड थे। सभी जगह का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अर्थ पे, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे फिजिक्स के वो कुछ लॉज बिल्कुल बेसिक लॉज हैं जो सब जगह वैलिड है। जैसे मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में आप क्या कहते हैं कि अगर इसमें मार्कर को यहाँ से अगर ड्रॉप करूँ तो बिल्कुल नीचे गिरेगा। क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पर लगा रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे टिके हुए हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है ग्रेविटी की वजह से। तो यस, कुछ बेसिक लॉज हैं जो सभी जगह वैलिड है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसे और से बहुत सारे फोर्स आएंगे, बहुत सारे लॉज आएंगे जिसके हम आगे बात करेंगे। तो फिजिक्स की अगर डेफिनेशन हम देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि वो साइंस का वो पार्ट जो स्टडी करता है नेचर के लॉज के बारे में, या फिर हम बात करें कि मैटर्स और उसकी एनर्जी के बारे में जो स्टडी करता है। ठीक है, अब इसमें स्टडी में बहुत छोटा सा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स से लेके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स मतलब ब्लैक होल्स तक की हम मासेस की तक की बात इसमें कर सकते हैं। सारी बातें फिजिक्स के अंदर आएंगी। अब हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें से, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट फिजिक्स के हो सकते हैं। तो हमारा जो पूरा सिलेबस है 11th और 12th मिला के, वो फिजिक्स का एक बेसिक आइडिया हमें पूरा देगा। उसमें हम 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, तो फिजिक्स का वो पार्ट जो डील करता है विथ मोशन। मैं यहाँ चल पा रहा हूँ, क्यों चल पाया भाई, कितना फोर्स मेरे पे लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, या कितना फोर्स लगाऊँ तो कितनी तेज़ भागेगा। जैसे तुम बाइक चला रहे हो, बाइक पे तुमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लो कभी कोई ऐसे कीचड़ से आ गया, कोई ऐसी स्मूथ सरफेस आ गई, तो क्या ब्रेक लग पाता है, नहीं, गाड़ी स्लिप मारती है। क्यों, ये सारी बातें इसमें होने वाली हैं। फोर्सेस एंड मोशन, कि भाई कितना तेज चलूँगा, कितनी देर में पहुँच जाऊँगा, तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी बातें आएंगी। अच्छा, मोशन सिर्फ एक लीनियर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन भी, कि कोई अगर एक सर्कल में घूम रहा है लगातार तो उसका मोशन कैसा होगा, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पंखा आपने देखा है सबने, फैन, ये लगातार रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन की भी हम इसमें बात करेंगे। ये सारी बातें आएंगी मैकेनिक्स में। साथ में ग्रेविटेशन के बारे में भी हम मैकेनिक्स में बात कर सकते हैं, ऑल द फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा जो आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम बात करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड सारी बातें, कि किसी को हीट दें तो कितनी उसमें एनर्जी आएगी, या कितना उसका टेम्परेचर राइज होगा, क्या उसका फेस चेंज होगा। जैसे आपने आइस को अगर हीट किया तो क्या वो वाटर में चेंज हुआ, वाटर को हीट किया तो क्या वो वेपर में चेंज हुआ। यस, ये सारी बातें हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट इज वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स बोले तो आप सबने देखिए, अगर यहीं पास में
दमन में बीच है बढ़िया, वहाँ पे आप देखें जाके तो समंदर में आप वेव्स देखते हैं। वेव्स किस लिए प्रोड्यूस हुई? कोई डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई। जैसे आप अगर घर में आप वेव देखना चाहते हैं तो एक बकेट में पानी लीजिए, उसमें कुछ चीज़ ड्रॉप कर दीजिए, तो जैसे ही आपने ड्रॉप किया डिस्टर्बेंस हुआ और क्या वहाँ वेव्स प्रोड्यूस हुई सर्कुलर? यस। तो ये वेव्स, ये पानी की बात हो गई। या जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, ये किस वजह से? साउंड वेव्स की वजह से। ये सारी बातें आएंगी हमारे पास वेव्स इन ऑसिलेशन में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ से आपका 12th का पोर्शन शुरू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे चार्जेस और उसके इफेक्ट्स के बारे में। ये तो पोर्शन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सेकेंड पोर्शन इज मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, चार्जेस आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब के बारे में। करंट कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है, सर्किट कैसे बना सकते हैं, कौन सा सर्किट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी बातें आएंगी अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट में। सेकंड पोर्शन इसका है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, अर्थ एज एन मैग्नेट कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बात करेंगे। देन इसमें आगे चलेंगे तो हम रिलेट करेंगे कि क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर, या हम बात करें कि किसी चीज़ में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है? यस, ये बात ही हम आगे करने वाले हैं। तो जैसे देखो, आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको करना है, घर पे आप कर सकते हैं। एक ऐसा लोहे का पीस ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आयरन का एक छोटा पीस लीजिए, उस पर आप क्या कीजिए, ऐसा कॉपर का वायर रैप कर दीजिए। कॉपर वायर आपने रैप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो करना है, एक बैटरी यहाँ कनेक्ट करनी है। ये बैटरी आपको इसमें कनेक्ट करनी है दोनों वायर्स के बीच में। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कुछ आयरन के छोटे 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 पीसेस रख दीजिए। अब आप जैसे ही इस पूरे सेटअप को इन आयरन पीसेस के पास लेके आएंगे, आप देखेंगे कि ये इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट हुए मतलब कि आपका जो पूरा सेटअप था वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यस, तो हाँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये सारी बातें भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स जो डील करता है वो करता है लाइट के साथ, लाइट की स्टडी और इसके इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे आँख, हमारी जो आई है, ह्यूमन आई इज एन इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से डील करती है, तभी हम चीज़ें देख पाते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि हम देख पा रहे हैं, या कोई लेंसेज, कोई मिरर्स, इन सब के बारे में बात की जाएंगी। टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे, लाइट का बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कैसे आपने जो अपने घर पे वाईफाई सेटअप लगा रखे हैं उसमें जो केबल आ रही है, ऑप्टिकल केबल, उसमें कैसे लाइट का रोल है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं ऑप्टिक्स के केस में। जब अपना लास्ट टॉपिक आएगा मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स जो डील करता है वो घुसता है एक एटम के भी अंदर। एटम के भी अंदर मतलब उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो तीनों चीज़ें हैं वो कैसे कैसे बिहेव कर रही हैं। अगर उसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो क्या क्या फ़र्क उस पर पड़ेगा, पूरे एटम की प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से बेसिक फोर्सेस हैं नेचर में और उन फोर्सेस को कैसे हम आपस में क्वांटाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में कि बेसिक फोर्सेस जो है नेचर में वो कौन कौन से हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें पूरी फिजिक्स में पढ़ना है। ओके, अब ये फोर्सेस क्या क्या कहते हैं देखो। फर्स्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप सभी हमेशा फील करते हैं, है ना, इसी की वजह से हम यहाँ टिके हुए हैं, इसी की वजह से जो सन है उसके अराउंड अर्थ घूम पा रहा है और इसी की वजह से जो मून है वो सन अर्थ के अराउंड घूम पा रहा है। ठीक है, इसी की वजह से अगर बात की जाए तो छोटे से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़ा पार्टिकल सारे अपनी अपनी जगह पे हैं या सभी एक स्टेबल कंडीशन में रहते हैं जैसे। लेकिन फिर भी यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है आपको, कि ये इतना ऐसा फोर्स है ना जो सन और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, बहुत सारी गैलेक्सीज के बीच में भी लग रहा है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी लग रहा है, लेकिन स्टिल दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ये सबसे कमजोर फोर्स है। क्यों ऐसा? अब देखो, सबसे वीकेस्ट फोर्स तभी तो
आप सोचो कि आप अपने फ़ोन में अभी ये वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच में लगता है। आपके अंदर मास है, आपके फ़ोन में या लैपटॉप में भी मास है। अगर सोचो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो क्या है, फ़ोन उड़ के आप पे टकरा चुका होता अभी तक? यस, फोर्स लगता तो क्या ये अपनी जगह से हटना चाहता? बिल्कुल। फोर्स है लेकिन बहुत कम, इसलिए हमें ऐसे डायरेक्ट फील नहीं होता दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लेकिन अर्थ एक मासिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा मास है, तो ये हम पे जो फोर्स लगाती है वो हमें फील होता है, इसलिए सारी चीज़ें हमेशा अर्थ की तरफ चलती हैं। ये बात क्लियर है? तो ये है बहुत छोटा फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यही होता है। सेकंड बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो सेकंड जो इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका नाम ही सोचो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन फिर भी ये ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये कहाँ यूज़ होता है? तो ये जाता है सब एटॉमिक लेवल्स पे। सब एटॉमिक लेवल मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। या अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से अगर डिस्प्लेस कर दें, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूमता है, वहाँ से डिस्प्लेस करें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये सारी बातें इसमें आएंगी। आप खुद सोचो कि मैं अगर इसको क्वांटाइज करना चाहूँ तो ये ऑलमोस्ट होता है 10⁻25 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज़्यादा है ये फोर्स, स्टिल दिस इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ रहे हैं? तीसरे फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे आप मैग्नेट्स की बात कर रहे थे ना, तो दो अगर सेम पोल्स पे आप पास में ले आए, लेट्स से नॉर्थ नॉर्थ पोल पास में ले आए, तो आपको पता है रिपल्शन होगा। और ये सोचो कि आप अगर नॉर्थ साउथ पोल पास में ले आए तो अट्रैक्शन होगा। ऐसा ही यहाँ होता है चार्जेस में कि अगर आप सिमिलर चार्जेस पास में लेके आते हैं तो फोर्स लगता है रिपल्सिव फोर्स, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट चार्जेस पास में लाते हैं, अपोजिट चार्जेस पास में लाते हैं, तो उस पर लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये सारे फोर्स, ये फोर्स भी जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के इक्विवेलेंट है। मतलब ये भी लंबी दूरी पर फोर्स लग सकता है। लंबी दूरी बोले तो जैसे ग्रेविटेशन में हमने बोला था कि अर्थ और सन के बीच में फोर्स लग रहा है बहुत डिस्टेंस पे, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत दूरी पे लग सकता है, लेकिन फिर भी हमें फोर्स की फील नहीं होता। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि तुम सोचो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जब इधर चला, ये जब इधर चला, फोर्स फील हुआ, दोनों यहाँ मिले और मिलके क्या बन गए? ज़ीरो, एक न्यूट्रल एटम, है ना। जब दो चार्ज अपोजिट साइन के मिलते हैं, इक्वल हैं, तो न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल चार्ज किसी पे कोई फोर्स नहीं लगाता। तो नेचर में जितने फ्री चार्जेस आपको दिखते हैं वो अपना एक पेयर ढूंढ के खुद को न्यूट्रल कर लेते हैं। जब न्यूट्रल कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे चार्जेस दिखते नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हम फील नहीं करते, और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमें नेचर में बहुत ज़्यादा फील होता नहीं है। लेकिन है ये भी बहुत लंबी दूरी का फोर्स। सोचो ये अगर ग्रेविटेशन में होता तो क्या होता? एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, दोनों अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, दोनों एक दूसरे की तरफ चले, जब दोनों मिले तो मास बन गया 2m। अगर ये m था और ये भी m था तो डबल मास हो गया, और डबल मास अब ज़्यादा फोर्स लगाएगा। यस, तो ये डिफरेंस है कि जब मासेस एक साथ मिलते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, लेकिन जब चार्जेस अपोजिट एक साथ मिलते हैं तो फोर्स ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हम इसको नेचर में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वैसे आप करते भी हैं कभी कभी, जब बहुत सारा जमा हो जाता है ना, बहुत सारा पॉजिटिव बहुत सारा नेगेटिव, तो थंडर स्टॉर्म होती है, बिजली चमकती है। रिमेंबर, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। लास्ट फोर्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। अब सोचो अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि दो अगर पॉजिटिव पास में रखे हैं तो रिपेल करेंगे, लेकिन तुम्हें न्यूक्लियस का एक आइडिया है बेसिक। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं बहुत सारे। तो लेट्स से हीलियम एटम की बात करते हैं, 2 प्रोटॉन्स उसमें है। तुम सोचो कि एक एटम अपने को दिखता नहीं है और उसके भी अंदर न्यूक्लियस, और उसके भी अंदर 2 प्रोटॉन बिल्कुल पास पास चिपका के रखे हुए, कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो पूरा बिखर जाना चाहिए था। ये प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे, तो ये स्टेबल कैसे? सोचो हम कैसे स्टेबल हैं? हम भी तो एटम से बने हुए हैं, हमारे अंदर न्यूक्लियस है, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो आपस में उस न्यूक्लियस के अंदर हैं। अब सोचो कि अगर ये रिपल्सिव फोर्स होता, सिर्फ यही फोर्स होता, तो क्या सारे प्रोटॉन्स बिखर जाते? एटम ही नहीं रह पाता, तो क्या हम रह पाते? नहीं, हम पूरे बिखर चुके होते अभी तक। मतलब कोई एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है और वो इसको बाइंड करके रखे हुए है।
तो वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तभी तो सोचो दो प्रोटॉन्स को जो इतने पास पास रखे हुए हैं उनको इसने बांध के रखा हुआ है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इनके लगने की डिस्टेंस क्या, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दोनों फोर्स ऐसे फोर्स हैं जो लंबी दूरी पे भी लगते हैं। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बहुत दो चार्ज बहुत दूर दूर रखें तो भी उन पर फोर्स लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये होते हैं सिर्फ सब एटॉमिक लेवल पे, मतलब इतनी कम डिस्टेंस पे ही ये लगते हैं कि डिस्टेंस आपने बढ़ाया, इन फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया। तो इसलिए ये फोर्स जो लगेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, बस उसके अंदर ये फोर्स, इतनी ही डिस्टेंस पे फोर्स लग पाएगा। ऐसे ये अगर फोर्स की बात करें तो ये सिर्फ इंटर एटॉमिक लेवल पे, मतलब एक एटम के अंदर लग पाएगा जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके अंदर ये लग पाएगा। उससे बड़ा होते ही ये फोर्सेस भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फोर्सेज जिसके बारे में हम पूरे अपने फिजिक्स के करिकुलम में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से बेसिक लॉज हैं नेचर में जिसको हम इस फिजिक्स में स्टडी करेंगे और उनका क्या क्या इफेक्ट होता है। बहुत बेसिक आइडिया लेंगे क्योंकि आगे में पूरे 11th-12th में यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कौन कौन से नेचर में ऐसे लॉज हैं जो गवर्न करते हैं नेचर को, या जिसकी वजह से हम फिजिक्स आराम से समझ सकते हैं। ऐसे कुछ लॉज हमने बनाए। अब वो लॉज क्या क्या है, तो देखिए 4 लॉज आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट की अगर बात करें तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व। हम ना तो कोई एनर्जी बना सकते हैं, ना किसी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम जस्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कैसे, तो जैसे मैं यहाँ अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मेरी एनर्जी कुछ जा रही है। ये एनर्जी किस में जा रही है, तो मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें एनर्जी जा रही है। जो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है, ये हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। तो यस, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अभी हीट वाली एनर्जी गई कहाँ, तो सराउंडिंग में है, मतलब मेरे आसपास गर्मी बढ़ रही है। तुम खुद सोचो कि अगर बहुत सारे लोग एक छोटे चैम्बर में इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और वहाँ पे पंखे वंखे सब बंद कर दें, एसी बंद कर दें, थोड़ी देर में क्या होगा, क्या वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होगा तुम्हें, है ना, सराउंडिंग में टेम्परेचर फील होगा। तो हुआ कैसे है वो, तुम तो वहाँ बैठे ही थे, लेकिन लगातार हमारी बॉडी जो है रेडिएट कर रही है हीट को। हीट मतलब एक एनर्जी बाहर निकल रही है और उस एनर्जी की वजह से आसपास का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई ना, तुम्हारी बॉडी से निकली, सराउंडिंग में गई, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो यस, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर। सेकेंड हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। एंड व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम आगे चल के डिफाइन करेंगे P इक्वल टू mv से, मास इंटू वेलोसिटी से। तुम सोचो एक बात कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, कोई मक्खी ले लो, ठीक है, एक मक्खी किसी स्पीड से आई, उसका कुछ मास है, किसी स्पीड से उड़ते हुए आई और तुम पर टकराई, तो तुम्हें हल्का सा फील होगा कि यहाँ कुछ टकराया है। अब यही सोचो कि एक ट्रक उसी स्पीड से आता और तुमसे टकराता, सोच पा रहे हो, स्पीड दोनों की सेम थी लेकिन डिफरेंस क्या है, मास का। मास की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ, उसका मोमेंटम ट्रक का इतना ज़्यादा था कि जब वो तुमसे टकराया तो तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा। ये बात क्लियर है। तो यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी हम बात करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हुआ तो वो मोमेंटम कहाँ से आया, किसने मोमेंटम उसको दिया, या वो एनर्जी उसके पास कहाँ से आई। ये बातें हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। जनरली ये काम आएगा जब कोलिजन की बात होगी, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स आए, आमने सामने टकराए, टकराने के बाद वो वापस चले गए। ओके, तो जब टकराए उससे पहले का मोमेंटम, जब वापस चले गए तो उसके बाद का मोमेंटम, ये मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये सारी बातें हम कोलिजन के टाइम पे करेंगे, तब पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, पंखा देखा है आपने, घूम रहा है, एंगुलर शब्द जैसे आया आपके पास, आपको ध्यान आना चाहिए कि बात किस में होगी, रोटेशन पे। तो रोटेशन में जब बात करेंगे, पंखा घूम रहा है लगातार, तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है, पंखा अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा, जा तो नहीं रहा, तो स्पीड हम वैसे ना कहके इसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं कि अपनी जगह पे घूम रहा है। तो उस एंगुलर स्पीड की वजह से इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है। इसको अगर मैं रोकना चाहूँ तो मुझे कितना अपोजिट मोमेंटम या कितना अपोजिट टॉर्क मुझे देना पड़ेगा, वो सारी बातें इसमें आएंगी एंगुलर मोमेंटम में। और लास्ट जो हमारा गवर्निंग लॉ है, ऐसे तो बहुत सारे लॉ हैं, जो हम पढ़ेंगे वो ये सारे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब जाएंगे तो बात करेंगे कि चार्ज जो है, नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जब मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर मिले तो इस पूरे सिस्टम का अभी नेट चार्ज क्या है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है, टोटल कितना है 0। और सोचो कि ये दोनों अगर मिल गए, दोनों आपस में फोर्स लगाया था, मैंने बात करी थी अभी जस्ट पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, दोनों आपस में पास में आए और मिल गए। मिलने के बाद क्या ये दोनों एक पार्टिकल बन जाएगा जिस पर नेट चार्ज होगा 0? तो यस, देखो पहले जब ये अलग अलग थे तब भी अगर इनका नेट चार्ज देखा जाए, नेट चार्ज तो 0 था, मिलने के बाद भी इनका नेट चार्ज कितना है 0। तो यस, नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, चार्ज पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये एक लॉ और है। तो ऐसे 4 लॉज हैं जिनके ऊपर हम पूरे फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक आइडिया फिजिक्स का। नेक्स्ट हमारा जो शुरू करेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो फिजिक्स है ना, उसका बेस है मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल आइडियाज़ या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अब जैसे आप बचपन से आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, आपने अलजेब्रा पढ़ी, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपने बहुत सारी अलग अलग ज्योमेट्री पढ़ी, ये सारी बातें आपने पढ़ी उसमें। लेकिन मैथमेटिक्स के और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या एक वेक्टर मैथमेटिक्स, वेक्टर्स क्या होते हैं वो बातें। और ये सारी बहुत ज़रूरी हैं फिजिक्स का एनालिसिस करने में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे एक्सप्रेशन के रूप में दिखाना है तो मुझे मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और वो मैथमेटिक्स मुझे हेल्प करती है इन चीज़ों को रिलेट करने में। तो यस, हम कुछ बातें इनिशियली मैथमेटिक्स के बारे में भी करेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे वेक्टर मैथमेटिक्स को, वेक्टर्स क्या होते हैं उसे। देन हम बात करेंगे कैलकुलस की, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की, और जो आप अभी तक पढ़ के आ चुके हैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में, ये सब भी कुछ हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ने का बेस प्रिपेयर कर पाएंगे और फिर हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वो सारी बातें करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि IIT JEE और नीट क्यों फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही में ये तो हर सब्जेक्ट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी क्यों JEE में फिजिक्स अक्सर स्कोरिंग हो जाती है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक बात समझ में आएगी पढ़ने के बाद कि सारे पेपर्स बहुत ईजी वे में बनाए जाते हैं। अभी देखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन फिजिक्स पढ़ने का जो एक तरीका है वो क्या है, आप कॉन्सेप्ट्स अगर बिल्डिंग करेंगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आसान होता है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, एक फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा क्वेश्चंस होते हैं। बट बात ये है कि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है तब तक आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, एंड देन उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पे, एप्लीकेशन पे, हम इस तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे। नीट में भी बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिजिक्स काफ़ी स्कोरिंग रहता है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं नीट के लिए। तो यस, हम उसके हिसाब से भी नीट लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे, प्लस JEE लेवल के क्वेश्चंस भी हम इसमें साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो आपकी NCERT का सेकंड चैप्टर भी है। शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक NCERT से, जाएंगे उसको नीट और IIT लेवल तक, करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी और कुछ क्वेश्चंस जो अब पूछे जा सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।